इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में नए डीएम के पदभार संभालते ही सुनी जनता की समस्याएं, बोले ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम होगा शुरू। जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंची 115 शिकायतें। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल को मिला नया कमिश्नर, पौड़ी मुख्यालय से ही कामकाज पर दिया जोर। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं पर कमिश्नर का सख्त फोकस, जिलाधिकारियों को दिए सख्त आदेश। महंगाई और ईंधन कीमतों पर गिरी सरकार, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उठाए कई सवाल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पत्नी प्रेमी ने रची हत्या की साजिश, सदर बाजार में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, शराब पिलाकर गमछे से की गई हत्या, घरेलू विवाद बना हत्या की वजह। कोसीकला में पीस कमेटी की हुई अहम बैठक, ईद और परिक्रमा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, शांति व्यवस्था पर जिला प्रशासन का फोकस। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के नए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषि पर्णा सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए जिला स्तर पर ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम विकसित कराने के निर्देश दिए। वहीं सोमवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 115 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश मामले भूमि विवाद से जुड़े रहे। इसके अलावा ऋण माफी, बाढ़ सुरक्षा दीवार, आर्थिक सहायता, पैदल पुलिया और रास्ते से संबंधित समस्याएं भी लोगों ने जिलाधिकारी के सामने रखी। आज ऑनरेबल सीएम सर ने एक वीसी ली थी, तो अभी की जो प्राथमिकता है फौरी तौर पे अगर मैं बात करूं आफ्टर ज्वाइनिंग, तो चारधाम यात्रा के मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि हमारे एंट्री पॉइंट्स विकास नगर की तरफ से भी अगर हम बात करें हर्बटपुर या ऋषिकेश का जो एक हमारा पॉइंट है ट्रांजिट पॉइंट, तो उनको बेटर तरीके से हैंडल करना और यात्रा मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। आने वाले डिज़ास्टर का जो ये मानसून सीज़न है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे काम है, लास्ट ईयर के डिज़ास्टर में जितना डिस्ट्रिक्ट में जो लॉसेस हुए हैं उनको बेटर तरीके से उन पे रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फिनिश करवाना, और साथ ही मल्टीपल ऐसे मैटर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी में हैं, उन सभी चीज़ों को प्राथमिकता से करना, और जो उत्तराखंड सरकार है उसकी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना और धरातल पर उन चीज़ों को लाने की कोशिश करना, और पुअर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो समस्याएं जहाँ पे सॉल्व की जा सकती हैं उनको वहीं किया जाना चाहिए। तो वही एक बेंचमार्क रहेगा कि पेंडेंसी ना रहे ऑफिस में, डिस्पोजल फास्ट हो और ग्रास रूट लेवल पे बेटर तरीके से एग्जीक्यूशंस हो सके, इम्प्लीमेंटेशंस हो सके। गढ़वाल मंडल के नवनियुक्त कमिश्नर आनंद स्वरूप ने सोमवार को पौड़ी मुख्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पौड़ी मुख्यालय में रहकर यहीं से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना रहेगा। उन्होंने मुख्यालय को सक्रिय और प्रभावी बनाने की बात कहते हुए अधिकतम समय पौड़ी में देने का भरोसा जताया। कमिश्नर ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर जाम और व्यवस्था को राहत दिलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जो सरकार की प्राथमिकता है वही मेरी भी प्राथमिकता है, और
जनहित के जितने भी कार्य हैं वो मेरे ही कार्य हैं। मुझे मेरी जवाबदेही यहाँ की जनता के प्रति है, यहाँ की सरकार के प्रति है। तो मैं ऐसा जो जो काम उनके हित के लिए होगा वो सारे काम मैं करूँ। हमने देखिए ये चार धाम यात्रा आज की नहीं है, ये बहुत पहले समय से चली आ रही है और सभी लोग इसके अभ्यस्त हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें करनी है। और जैसी भी परिस्थितियां बनती हैं उसके अनुसार सभी लोग जो है अपना एक्शन करते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन, आपदा के समय में आपने देखा है तब भी हम लोगों ने यात्रा जो है सुचारू रूप से चालू रखी। एक आध दिन कभी व्यवधान हुआ तो भी हम लोगों ने उसको दूर करके फिर से चालू किया। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा और सभी आपके माध्यम से सभी यात्रियों जो यात्री या श्रद्धालु जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग सीधे जो धामों तक जाने का प्रयास एक ही दिन में न करें, बीच में वो ब्रेक करें और बहुत सी खूबसूरत जगहें उनके रास्ते में पड़ती हैं, तो उनको ज़रूर देखें। वहाँ का बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, तो वहाँ पर जाएँ, वहाँ का खूबसूरती उठाएँ, तब आगे की अपनी यात्रा प्रारंभ करें। निश्चित रूप से उससे न केवल इन जगहों के बारे में पूरी दुनिया को पता चलेगा, बल्कि यहाँ के जो निवासी हैं, अगर वो व्यक्ति वहाँ एक दिन रुकता है, तो यहाँ बहुत से लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और जो वो धनराशि खर्च करते हैं, उससे जो है हमारी आर्थिकी मजबूत होती है पर्यटकों के आने से। देखिए, काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो जनता की ये शिकायत थी कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं अधिकारी, तो मैं उनकी शिकायत को दूर करूँगा और अ, लोगों को मतलब ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कभी कमिश्नर नहीं रहा करते। तो मैं पूरा समय यहाँ के लिए दूँगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते ईंधन के दामों का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे के प्रति उदासीन बनी हुई है। इमरान मसूद ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री बार बार तेल की उपलब्धता पर्याप्त होने की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगा तेल खरीदकर जनता को महंगे दामों पर बेच रही है और उसका उद्देश्य केवल अमेरिका जैसे देशों को खुश रखना है। देश के अंदर जो आर्थिक भूचाल आया हुआ है, उस आर्थिक भूचाल से निपटने के लिए ये सरकार गंभीर नहीं है और नित नए शगुफे छोड़ करके नफरत की बुनियाद पर लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाहे वो बंगाल हो चाहे वो आसाम हो, वहां के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अपील कर दी कि हम किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे और हम मांग करते हैं बार बार कि आप, गाय केवल पशु नहीं है, गाय इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन ये डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर नहीं है। बार बार कहने के बावजूद, ये बाहर मना कर दो यार, बार बार कहने के बावजूद, तमाम डिमांड के बावजूद ये तैयार नहीं है और नफरत धर्म के नाम पर देश में फैलाने का पूरा काम इसलिए किया जा रहा है कि इस आर्थिक भूचाल से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। देश के अंदर जो माहौल है वो माहौल इंगित कर रहा है कि एक छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट होता है और
22 करोड़ लोग एकदम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये लोगों के आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है। मई की भीषण गर्मी के बीच अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की परेशानी और बढ़ा दी है। पिछले 10 दिनों में बीते मंगलवार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते हरिद्वार में करीब 6 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे लोगों के बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। दरअसल हरिद्वार के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों में बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि अब गाड़ी चलाना पहले जितना आसान नहीं रह गया और हर बार तेल भरवाते समय बढ़ता मीटर चिंता बढ़ा देता है। वहीं ऑटो चालकों और छोटे व्यापारियों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि डीजल के बढ़ते दामों से परिवहन खर्च बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता और व्यापार दोनों पर पड़ेगा। ड्राइवर आदमी तो मेरा नाम है सुखविंदर सिंह लाडी जी। अभी आप यहाँ पर आए हैं, जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या कुछ? बहुत ही परेशानी है भाई, भाड़ा बढ़ नहीं रहा, दाम बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। मोदी ने हर चीज से नाक में दम कर रखा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। ड्राइवर आम आदमी किधर जाएगा भाई, बोलो। 4-4 रुपये एक साथ बढ़ रहे हैं महंगाई। सबसे पहले जो डीजल आप गिराते थे अपने उसमें, आज जो आपने डीजल गिराया उसमें कितनी कमी देख रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ गया यार। अब क्या कमी रह गई, आप ही देख लो, आसमान तो छू रहा है। आम आदमी कहाँ से डलवाएगा, कहाँ से चलाएगा। 61%। क्या नाम है भाई? ओमवीर सिंह। और मुझे जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या समस्या है? समस्या ये है जी, एक बात तो बताओ, एक तो महंगाई हर चीज में बढ़ गई है। पेट्रोल पे थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी पूरा बढ़ा दिया। अब एक बात तो, चुनाव से पहले तो घट रहे थे, अब चुनाव से ऑटोमेटिक ही बढ़ते जा रहे हर रोज दिन। इससे महंगाई पे भी असर बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा असर है जी। अक्सर पहले पेट्रोल गिराते थे, जैसे गिराया आपने 200 गिराया, आज कुछ कम गिराया, ऐसे भी चल रहा है कैसे? नहीं जी, हाँ ऊपर नीचे होता है, 61% होता है। अगर मैं 500 का पेट्रोल फूक रहा था तो अब वो 700 में हो रहा है, 600 में हो रहा है। मतलब तो 600 में आप 400 या 300 को डलवाते हैं कि चलो यार काम हो जाएगा। जैसे इनकम है ऐसे ही पेट्रोल है। अब क्या, गवर्नमेंट तो है नहीं सबकी, 1 लाख रुपए तनख्वाह है गवर्नमेंट। तो महंगाई का हिसाब किताब देखकर मजदूरी तुम देख रहे हो ना। पेट्रोल का तो वो VIP थोड़े चल रहा काम, ये कि कोटे से भरवा जी सांसद के या विधायक के कोटे से आ रहा पेट्रोल। ये तो भाई अपनी जेब से जा रहा पैसा, इस पे 101% जा रहा जी। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मसूरी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने मसूरी में अब तक भाजपा कार्यालय स्थापित न होने पर नाराजगी जताई और इसे जनप्रतिनिधियों की कमी बताया। सांसद ने पार्टी पदाधिकारियों को जल्द कार्यालय निर्माण की दिशा में काम शुरू करने के निर्देश दिए और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। दरअसल बैठक के दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार बढ़ती जाम और पार्किंग की समस्या गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से शहर के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान लागू करने और गरीबों के लिए हाउसिंग योजना लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाने की बात भी कही। बैठक में सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। उन्होंने भी कहा ऐसा हमने सोचा नहीं था मसूरी में होगा। तो हम टूरिस्ट तो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके अलावा छोटे छोटे चीजें भी देखना चाहिए। पार्किंग्स का बहुत ही प्रॉब्लम है लोगों को। अगर इस तरह चला तो लोगों को आने में भी मुश्किल होगा। तो हमें सिर्फ टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, देखकर बढ़ाना चाहिए, और कैसे हम उन लोगों को कंफर्ट भी दे सके, आए और वो लोग वापस चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है जो कुछ कमियां हैं, जैसे कि मुझे आज ही पता चला कि हमारे यहाँ एक ऑफिस भी नहीं है, कार्यालय नहीं है, जो बहुत दुख की बात है। और मैंने ये भी बोला इतना साल तक इस बात को क्यों नहीं उठाया गया, उठाना चाहिए और होना चाहिए कार्यालय। तो जरूर इसके लिए भी करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। और क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है 2027 में, और इसके लिए भी सब लोग अभी से काम करना शुरू करें। और हमारे CM साहब भी युवा हैं, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, वो टूरिज्म को बढ़ा ही रहे हैं, हर चीज को बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हम उनसे CM साहब से भी जाकर बात करेंगे, और यहाँ के जो ऑफिसर्स लोग हैं उन लोग को भी बैठकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बैठकर बात करें, डिस्कशन करें तो कैसे हो सकता है। और जो मेरा लगता है कि अगर MDDA कुछ काम कर सके मसूरी में,
तो बहुत ज़रूरी है वो लोग यहाँ के लोगों के लिए हेल्प करें। हो सकता है अगर वो चाहे हम उन लोगों के साथ भी हम लोग सब मिलकर बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अब कुछ समय में फिर सब मिलकर डिस्कस करें कैसा काम करना, क्या होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और मुझे पूरा विश्वास है सब मिलकर काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये ज़रूर होना चाहिए और रखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात पहला भी होना चाहिए था, लोगों को भी समझना चाहिए था इस बात के लिए। मैंने तो सोचा था मसूरी में काफ़ी ये बातें हो रहा है, हो चुका है, पर आज मुझे पता लगा कि काफ़ी कमियां पड़ी हैं अभी भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कमियों को, क्योंकि हमारे लोकल लोगों के लिए भी बहुत परेशानियां हैं। और स्पेशली हॉस्पिटल्स में मैंने सुना कि डायलिसिस वगैरह और काफ़ी चीज़ें का कमी है, डॉक्टर का भी आते जाते, जबकि इतना नज़दीक है देहरादून से, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हम इसके बारे में भी जाकर बात करेंगे। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ फिर बार बार कि आप लोग सब एक होकर काम करें तभी काम हो सकता है। अगर हम अलग अलग होकर काम करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे और नुकसान किसको होगा? लोकल लोगों को ही नुकसान होगा अगर हम एक ना होकर काम करें। देखिए, मुझे लगता है जब बात डेवलपमेंट का आता है, जब से पहला से आज तक बहुत डेवलप हुआ, जो डेवलप हुआ है उसी को हम संभाल पाए, वो भी बड़ी बात है। डेवलप तो आज आप बोले तो डेवलप के लिए और काम कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ डेवलप ही कर मसूरी के कितना डेवलप हो गया आप जानते हैं, कैसा था और कैसा बन गया। इसमें कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा है हुआ, वो तो सभी लोकल लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हम जो है वो तो हम लोग को संभालना सीखना चाहिए। तब जब तक हम नहीं संभाल पाए, सिर्फ आगे ही हर चीज़ को लाने से मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स नॉट रियली नेसेसरी। जो है वो तो संभाले। डेवलपमेंट के लिए तो कितना टूरिज्म कितना बढ़ गया, हर चीज़ क्या नहीं है, रोज दे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ दे रहे हैं, मगर राइट अब यहाँ जब आते हैं तो राइट चीज़ के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना? क्या जरूरी है, पहला व्हाट इज नेसेसरी, जो जरूरी चीज़ है उस पर हमको आगे करना चाहिए। नहीं कि जरूरी तो चाहने पर तो हर चीज़ सब आदमी चाहते हैं, वो थोड़ी होता है। चाहने पर जो आपके पास है वो तो रुकावट करिए, उसको संभालिए। सिर्फ अब इतना टूरिज्म इतना अच्छा है, बढ़ गए हैं, मगर हम उनको संभाल पा रहे हैं क्या? इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। देखिए इसके लिए देखिए जो बोलता है उसको आप और हम क्या बोल सकते हैं, वो तो उनका आइडिया है, वो बोलेगा तो इसका मतलब नहीं है हम भी उसको वही बोलेंगे। तो उनको सोचना चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना है, वो सब अब कोई बच्चा तो नहीं है, वो लोग अपने ये तो अपना बोलने का ढंग है। अगर वो बोलेगा तो इसमें हम लोग इसके ऊपर क्या बोलेंगे, तो उनको सोचना चाहिए कि उनको ये बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवती का आरोप है कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया गया, जहां उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ी की गई। मामले की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता सिडकुल क्षेत्र पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। दरअसल भीम आर्मी पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने संबंधित थाना पुलिस से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा। वहीं पीड़ित युवती ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि इस घटना से उसे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बहुत गंभीर और संवेदनशील समस्या है कि यहाँ के होटलों में जो देह व्यापार नाबालिग लड़कियों को रख करके उनका शोषण कराया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास में एक मामला आया, कोई लड़की को नौकरी के झांसा दे करके बुलाया, उसको कहा कि यहाँ पर होटल में हमारा ऑफिस, आप होटल में आओ। लड़की ने मना किया, उसको बहला फुसला करके नाबालिग बच्ची को वहाँ पर ले जाया गया और उसके साथ में उन्होंने कुकृत करने का काम किया। और वो लड़की 3-4 दिन से सिडकुल थाने का चक्कर काट रही थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज जब हम यहाँ पर आए, आज जा करके
आज भी आश्वासन दिया है, देखते हैं शाम तक मुकदमा पंजीकृत होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो भीम आर्मी जय भीम संगठन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि ऐसी संवेदनशील घटनाएं, महिलाओं के साथ में छेड़खानी, हमारी बहनों के साथ में बदतमीजी जो यहाँ पर घटना घट रही है बहुत ही निंदनीय है, जिसका भीम आर्मी जय भीम संगठन बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध करता है। और आगे भी जो कार्रवाई की जाएगी, अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, यहाँ के मजदूरों को परेशान किया जाएगा, हमारी बहनों को परेशान किया जाएगा या किसी भी प्रकार से आम जनता को परेशान किया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्यकारी होगा। कौन लोग हैं वो जिन्होंने उनको बुलाया था, कंपनी के हैं या ठेकेदार हैं, कौन लोग हैं वो, कुछ पता लगा इसके बारे में? लड़की को बुलाया था, लड़की को कोई रास्ते में टकराया, उसने कहा कि आपको नौकरी चाहिए। लड़की ने कहा हाँ मुझे नौकरी चाहिए। उसने कहा मैं आपको पेंटागन में कंप्यूटर की नौकरी दिलवा सकता हूँ, आप आ जाना, इतनी मैं आपको 18,000 20,000 पता नहीं सैलरी बता रहा था। उसने कहा कि फला जगह हमारा ऑफिस है, आप उस होटल में आइए, वहाँ पर हमारा ऑफिस है। लड़की ने मना कर दिया कि अगर हमारी मीटिंग करवानी है आप पेंटागन में करवाइए, लेकिन पहला फुसला करके लड़की को लेकर के गया। पूरी घटना आपको लड़की बता देगी, शायद मैं उस तरीके से ना बता पाऊँ, लड़की आपको पूरी घटना सही तरीके से बता देगी। उस लड़की को झांसा दिया, यहाँ तक कि उस लड़की का अगर वो वहां अपनी मुश्किल से जान बचा करके ना भागती तो शायद आज बड़ी घटना इस सिडकुल क्षेत्र में देखने को मिलती। किस होटल का मामला है? होटल का नाम राजा बिस्कुट के पास आरोहन नाम के कोई होटल है, उस होटल की घटना ये है, जिसकी हमारे पास वीडियो फुटेज है, रिकॉर्डिंग है। लड़का क्या बात कर रहा है, कैसे उस लड़की के साथ में क्या बोल रहा है कि या तो तुम प्यार से मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। आ जाना। तो मैंने कहा कि कल तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना है। तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे रुड़की जाना है किसी काम से। तो उन्होंने बोला कि रुड़की तो 1-2 घंटे का टाइम लगता है, उसके बाद आप आ जाना। मैंने कहा नहीं, मेरा काम तो। किस होटल में बुलाया था? उन्होंने मुझे होटल नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि पेंटागन मॉल के पास आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा आज मुझे रुड़की जाना है, मुझे नहीं आना आज। फिर अगले दिन उनका फोन आता है, उन्होंने कहा आज आप आओगे? मैंने कहा कहाँ पे आना है? उनका पेंटागन मॉल के पास आ जाना, मैं आपका इंटरव्यू और एग्जाम दिला दूंगा और आपकी जॉब क्लियर हो जाएगी, आप कल से ज्वाइनिंग कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 10 बजे पेंटागन मॉल के पास गई। मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मेरे साथ चल, तो उसने बोला नहीं, उसका छोटा बेबी है, उन्होंने कहा रोएगा, मैं मेरे भाई को ले जा। मैं उसके भाई के साथ गई। तो जब मैं पेंटागन मॉल के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे देख लिया दूर से ही। उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे से लड़का कौन है? मैंने कहा ये मेरा भाई है। तो उन्होंने बोला कि इसको हटा दो, अगर मैम ने आपको देख लिया तो आपको जॉब नहीं देगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनसे बोला, मैंने मतलब अपने दोस्त के भाई से बोला कि आप थोड़ा साइड हो जाना, मतलब जाना नहीं और मेरा कॉल चलने देना। फिर मेरा कॉल चल रहा था उनसे। तो फिर जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि आपको चलो एग्जाम दिला देता हूँ, इंटरव्यू दिला देता हूँ और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने सैलरी बताई रखी है 18,000 रुपये, एडवांस लेना चाहते तो एडवांस भी ले लेना, जैसा भी होगा आप बता देना। फिर वो गए, उन्होंने एक पेपर सा लिया। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि चलो मैं आपका एग्जाम और इंटरव्यू दिलाता हूँ। तो मैंने कहा चलिए। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं, राजा बिस्कुट के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा काम जो पेंटागन मॉल में है, तो राजा बिस्कुट में क्या काम है जाने का? तो उन्होंने बोला हमारा वहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे इंटरव्यू और एग्जाम होता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो ऑटो से मुझे लेके गया वहाँ पे। उन्होंने मुझे 10 मिनट के लिए बाहर खड़ा कर दिया, दूर थोड़ा सा। उन्होंने कहा आप खड़े हो जाओ, मैं जरा मैम को देख के आता हूँ कि मैम आ गई कि नहीं आ गई। उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। फिर वो आए, वहाँ से 10 मिनट के बाद आए वहाँ पे। उन्होंने कहा चलो मैम आ गई हैं और आपका इंटरव्यू ले लेंगी और एग्जाम ले लेंगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैं गई तो बाहर होटल के आगे में होटल, उन्होंने बोला आज अंदर। तो मैंने उनसे कहा ये तो होटल है, ऑफिस का नाम तो अलग ही हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि इसी होटल के अंदर हमारा एक ऑफिस है जहाँ पे मैम बैठी हुई हैं, आप चलिए। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे जॉब अब मेरे को नहीं अच्छी लग रही। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपॉइंटमेंट दे रखा है, मेरी जॉब फिर चली जाएगी मेरे हाथ से, आप उनको फेस दिखा दो फिर चली जाना, भले जॉब मत करना। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गई। उसके बाद वहाँ पे एक रूम था, वो रूम में कह रहे यहाँ पे चलो मैम बैठी हुई। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब वहाँ तो मैंने कहा यहाँ तो मैम है ही नहीं। तो उन्होंने बोला मैम अभी थोड़ा बाहर जा रखी है, 10 मिनट के लिए आप वेट करो, बैठो, तब तक आपको एग्जाम में पेपर लेके आ रहे हो एग्जाम। फिर वो आया, उसने अंदर कुंडी लगा ली। तो मैंने कहा आप कुंडी क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला कुंडी में इसलिए लगा रहा हूँ, कोई आएगा देखेगा तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा। तो मैंने कहा जब मैम आएगी तो इसमें क्या दिक्कत है, देखने में कोई गलत थोड़ी ना हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं कुंडी लगा दे। फिर वो बैठा थोड़ी देर, वो फिर मतलब
मेरे साथ मैंने कहा मैम आई नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट में आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने को हो गया, मैंने कहा मुझे अब घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है, तो मुझे इंटरव्यू एग्जाम नहीं देना। उसके बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, उसने मुझे धक्का दिया, बेड पे अपने पूरे कपड़े उतार दिए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहने लगा कि मुझे जबरदस्ती करने की नौबत मत लाओ, अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरे भाई का कॉल कंटिन्यू चल रहा था, मैंने अपने भाई का कॉल निकाला, मैंने कहा भाई ऐसी सी बात है, आ जाओ। मैंने जैसे जैसे करके अपनी जान बचा के बाहर भागी, तभी मेरा भाई बाहर खड़ा मिल गया था मुझे। मैंने कहा, फिर मेरा भाई आया अंदर, पूरी वीडियो वगैरह बनाई, फिर वो मुझे धमकी दे रहा था, चल चौकी चल। उसने मुझे 2-4 फोटो भी दिखाई, लेडीज पुलिस की, जेंट्स पुलिस की, कह रहा चल मेरा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, मेरे से जबरदस्ती करने की नौबत मत ला। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आए, हमने रिपोर्ट वगैरह लिखाई सिरपुर थाने में। आने के बाद इन्होंने इन्होंने कहा हम समय शाम को फोन करेंगे, ये तुम शाम को आ जाना। 2-3 दिन से हम ये नॉन स्टॉप आ रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है बिल्कुल आज क्या कहा फिर उन्होंने? आज हम गए तो आज उन्होंने बोला कि शाम को आना। उन्होंने कॉल किया है उनको, जो लड़का मिला था उनको कॉल किया, होटल वालों को कॉल। सहारनपुर की सदर बाजार पुलिस ने हत्या का बड़ा खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अवैध संबंधों और साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से संबंध है और पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी योजना तैयार की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। योजना के तहत प्रेमी मुंशाद को शराब के बहाने एक खाली प्लॉट में ले जाया गया, जहां नशे की हालत में गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध संबंधों और बढ़ते घरेलू विवाद के चलते हत्या की बात स्वीकार की। इस प्रकरण में आपको अवगत कराना है कि 24 मई को थाना सदर बाजार पर एक व्यक्ति द्वारा यह तहरीर प्राप्त हुई कि उसकी बहन और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उसके बहनोई की हत्या कर दी है। जो 2 अभियुक्त जो वादी द्वारा बताए गए, एक तो उसकी बहन थी जिसका नाम है अफसाना पत्नी स्वर्गीय मुंशाद, और दूसरा है समरयाब उर्फ समरा, जो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है। इसके बाद इस तहरीर के अनुसार तुरंत श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ने हेतु टीम गठित की गई और थाना सदर बाजार की पुलिस के द्वारा एसएचओ सदर बाजार के नेतृत्व में शीघ्र ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब इन अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई कि इसमें जो अभियुक्त समरयाब है, उसके जो मुंशाद था, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसकी पत्नी अफसाना के साथ अवैध संबंध थे और इसीलिए उसने जो है इसके पति मुंशाद के साथ दोस्ती की थी, उसके घर आना जाना बढ़ाया था और उसी से मिलने के बहाने जो है अफसाना से मिलने के बहाने ये उसके घर पे आता था और इनके बीच में अवैध संबंध थे। उसके अतिरिक्त जो मुंशाद था, जो अफसाना का पति जिसकी हत्या हुई है, वो जो है शराब पीने का आदी था और वो घर के छोटे मोटे सामान को भी बेचता रहता था शराब पीने हेतु। और इसी क्रम में इससे परेशान होकर मुंशाद की बीवी अफसाना और समरयाब ने जो है इसको मारने की योजना बनाई। उस योजना के तहत समरयाब ने जो है मुंशाद को शराब पीने के लिए जहाँ ये अक्सर जाया करते थे, एक खाली प्लॉट में इनवाइट किया और वहाँ जब नशे की हालत में वह था, उसका जो है अपने एक कपड़े से उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। तो कब से चलता आ रहा था इनका और क्या आस पड़ोस में रहते थे दोनों में? हाँ देखिए, घर इनके आसपास में थे, काफ़ी समय से इनके बीच संबंध चल रहे थे, लेकिन अब इसके पति को जो है वो शक होना शुरू हो गया था और उसके अतिरिक्त क्योंकि यह व्यक्ति शराब का आदी भी था, घर के सामान वगैरह को बेचकर भी ये शराब पीता था, तो उसकी जो पत्नी थी वह भी इससे तंग रहती थी। तो इन सब बातों से त्रस्त होकर जो है उसने ये कदम उठाया इसके साथ मिलकर, समरयाब के साथ मिलकर। आगामी ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों के सभी थाना क्षेत्रों में सर्वधर्म के संभ्रांत व्यक्तियों, CLG मेंबर्स और पीस कमेटी सदस्यों के साथ गोष्ठियों का आयोजन किया गया। दरअसल गोष्ठियों के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आगामी ईद उल अजहा पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। साथ ही त्यौहार के दौरान किसी भी नई परंपरा की शुरुआत ना करने
और सोशल मीडिया पर फैलाने वाली भ्रामक खबरों को बिना सत्यता जाने साझा न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जहां लिब्रहेड़ी गांव के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुरकाजी थाना क्षेत्र के निवासी अपनी पत्नी के साथ कलिया शरीफ से वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक जैसे ही दंपति की बाइक मंगलौर नहर किनारे लिब्रहेड़ी गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सड़क से दूर जाकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में लाडला अली और उनकी पत्नी गुलिस्ता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों को भी मौके पर पहुंचे और जहां पति पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने गंगनहर पटरी मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। मामला ये एक हमारे नज़दीकी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पड़ता है उसके क्षेत्र का मामला है। गांव पड़ता है तुगलपुर कमेड़ा, जो हमारे बाई रोड जो नहर से रोड जाता है, इसी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है। आज दुर्घटना हुई है। एक लड़का और उसकी वाइफ ऑन द स्पॉट, एक एक्सयूवी गाड़ी थी जो 300 गाड़ी थी, उसने काफ़ी शराबी पी रखी थी, तो उसने रॉन्ग साइड आकर के उनके साथ में टक्कर मारकर उनकी हत्या मतलब दुर्घटना हो गई इसमें। तो हम यहाँ चाहते हैं जो हमारे पुलिस प्रशासन मित्र है वो हमेशा हमें सहयोग करते हैं मंगलौर कोतवाली के, तो हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जांच हो। उसमें बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है उसमें पुलिस की वर्दी भी थी और उसने काफ़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। अभी आप क्या इसमें चाहते हैं कि भाई इसमें जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो और उसमें ये जांच हो कि वो वर्दी किसकी है, उस गाड़ी को कौन चला रहा था। सिस्टम क्या है, वो उसने शराब पी रखी तो कोई किसी की जाति दुश्मनी तो उसमें है नहीं, तो दुर्घटना इसमें है, पर बाकी उसमें जांच का विषय जांच करनी चाहिए इसमें। पूरा मामला अभी टीकम भाई ने, मिथुन भाई ने आपको बता ही दिया है मामला क्या है, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। हम कोतवाल साहब से भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, चाहे कोई भी हो, दोषी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। एक पाक जगह से जो कलियर से हमारे जो साथी आ रहे थे वहाँ चादर चढ़ा करके जिनके रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और कुछ लोग मैंने सुना है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, इस पे जो है रोक लगनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन से मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जब यहाँ पर रोड पे कोई चलता है इसमें जो है जांच होनी चाहिए कि कोई शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा है। इसमें भी एक मेरे अभियान चलाना चाहिए पुलिस प्रशासन को जो है। बताओ, पुलिस को आपने तहरीर दी? जी हमने तहरीर दे दी है। आश्वासन हमारा ये दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और पुलिस प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन हमें दिया है। भाई जय भीम। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे गांव का हमारा मित्र लाडा भाई और अभी 25 दिन पहले उनकी जो है शादी हुई थी, और कलियर शरीफ में माथा टेकने के बाद वो अपने घर जा रहे थे। सुबह 7 बजे वो घर से निकले और फिर इसके बाद शाम को 4 बजे जैसे ही गंगनहर पटड़ी लिब्बारेडी मिल के सामने पहुँचे तो एक XUV 300 जो गाड़ी है उसके चालक ने जो है शराब पी रखी थी और लापरवाही चलते हुए उनका एक्सीडेंट कर दिया गया और वो तत्काल मौके पर डेथ हो गई उनकी, और अपनी गाड़ी को छोड़ के वहाँ से फरार हो गए। अब यहाँ कोतवाल साहब से हम यही निवेदन करते हैं यहाँ के प्रशासन से कि इसमें तत्काल जो है जल्दी गिरफ्तारी हो उसकी, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भाई जो है पीड़ित को उसे न्याय मिले। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां बिजनौर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी इंदिरा बाल भवन के एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। दरअसल प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। कर्मचारियों ने स्थायी नियुक्ति पेंशन व्यवस्था लागू करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी की है।
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसके बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नाम विशाल पारचा है। आज आप कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? नहीं, मांगे हमारी ये है, जैसे आप सभी लोगों को पता है, आप हमारे देश के चौथे स्तंभ है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप जो मीडिया यहाँ पर आई है आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हूँ। और ये वाल्मीकि समाज आपका आभारी है। देखिए, सभी को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि समाज जो है वो जन्मजात 90% बीजेपी के वोटर हैं। 90% बीजेपी के वोटर है वाल्मीकि समाज। लेकिन फिर भी 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, अभी तक सरकार का कोई भी ध्यान इस समाज तक नहीं है। इस समाज में कोरोना काल में डॉक्टरों को योगी जी ने बना दिया, पुलिस वालों को बना दिया, और जो कोरोना काल में जो सबसे मेन योद्धा थे वो सफाई कर्मचारी, मैंने जाने कितने सफाई कर्मचारी मरे हैं उस कोरोना काल में। योगी जी को इतना भी होश नहीं कि उनके परिवार को हालचाल पूछ ले। आज तक किसी को 1 रुपया देने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। मांग क्या है? हमारी मांगे ये है, जो नगर पालिका नगर पंचायतों में ठेका सफाई कर्मी है और संविदा सफाई कर्मचारी हैं, ये ठेका प्रथा बंद हो और इन सभी को स्थायी किया जाए। और मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर ये मांगे हमारी बहुत ही जल्द पूरी होती हैं तो हम ये वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश का दोनों बाहें फैला के 2027 में उनका स्वागत करेंगे। और अगर किसी कारणवश ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाई तो ये वाल्मीकि समाज, उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज, मैं कह रहा हूँ, आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि समाज इस पूरी भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगा और इनको बता देगा कि जिधर वाल्मीकि समाज खड़ा होता है जीत उसी पक्ष में होती है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष में ग्रामीण और पूर्व प्रधान शामिल है, जबकि दूसरा पक्ष इसके विरोध कर रहा है। दरअसल ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। इसको लेकर पहले भी तनातनी की स्थिति बनी रही। रविवार को मामला अचानक बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हालात बिगड़ते देख दूसरे पक्ष के लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। क्या नाम है? कविराज। यहाँ क्या मामला चल रहा है? ये सड़क का मामला चल रहा है। 8 फुट की बनने के लिए कह रहे हैं, खरंजे के लिए बना रहे 22 फुट की सड़क। अब तो थोड़े जमीन है, अब क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे जी हम। हमारी सहमति नहीं है जी। इस मामले में कहीं शिकायत की? हाँ, डीएम के यहाँ पर करी शिकायत। क्या सोचेंगे? सहयोगिता टीम भेजी जाएगी बोल रहे थे। अच्छा, क्या मामला चल रहा है? मामला ये चल रहा है, गांव का मेन रास्ता है, पूरा गांव इससे निकलता है, दूसरे गांव से लिंक है ये, और कोई रोक भी नहीं रहा है यहाँ पर। खामोखाम पुलिस वाले आके रोक रहे हैं। जिसका जो आपत्ति है वो आगे है, काफ़ी दूर आपत्ति होगी, वहाँ होगी अपने खेत पे, यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है। इस मामले में शिकायत? दोनों किसान दोनों तरफ के रजामंद हैं। इस मामले में किससे शिकायत की? इससे पब्लिक गए बता रहे हैं कि हम गए डीएम साहब के पास, मैं तो गया नहीं, लेकिन बता रहे हमने शिकायत करी और ये पास हो गया। हाँ, पास हो गया और इसे आज रोक। जितना रजामंद करते हैं देवे किसान, 8.25 से तो कम हो ही नहीं सकता। 8.25 से कम नहीं हो सकता, ये गारंटी है। इसके अलावा 4 गट्ठे, 5 गट्ठे, 32 गट्ठे, 35 गट्ठे, कितने 35 फुट कितना ही भी हो सकता है, ये बताएंगे रेवेन्यू वाले। लेकिन जब ये रजामंद है, जितना दे रहे हैं उतना लेना चाहिए। मशीन खड़ी है, चल रही है, ये सब बेकार में रुकवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में करीब 71 बीघा जमीन पर स्थित एशिया की मशहूर और पिछले 25 वर्षों से बंद पड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जहां डीएम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री और उसकी बेशकीमती जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस बेशकीमती संपत्ति पर लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलरों की नज़र बनी हुई थी। टीम ने जमीन पर पैमाइश कर कब्जा प्रक्रिया पूरी की और परिसर को सील कर दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय के आदेश दिनांक 4/5
2026 के क्रम में यहाँ की 5.697 हेक्टेयर की भूमि को प्रशासन या पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। 5.697 हेक्टेयर भूमि है जिसका संपूर्ण कब्जा पूर्ण हो गया है। नहीं, बाकी अब इन्वेंट्री बना करके सब चीज़ें सुरक्षित कर लिए। खबर रामनगर से है, जहां पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के विकास, रेल सुविधाओं, पर्यटन और सड़क कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा बयान दिया। सांसद ने कहा कि डबल इंजन सरकार रामनगर को विकास की नई दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द शुरू होने वाली देहरादून रामनगर ट्रेन के उद्घाटन में केंद्रीय रेल मंत्री के शामिल होने की संभावना है, जिनके सामने क्षेत्र की प्रमुख मांगे रखी जाएंगी। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अनिल ने कहा कि नई ट्रेनों के संचालन, रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज निर्माण और दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने की मांगों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देहरादून रामनगर ट्रेन का उद्घाटन जल्द प्रस्तावित है और दिल्ली से रामनगर के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने को लेकर भी चर्चा जारी है। देखिए, जो हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उसमें और जितनी सहूलियतें हमें जनता को देनी है उस सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे साथियों ने रामनगर में विकास को और गति देने के लिए बहुत सारी मांगे की हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ नई ट्रेनों की भी मांग की है, रेलवे स्टेशन के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनाने की भी बात की है और कुछ नई ट्रेनों की बात हुई है। तो उन सबको हम लोगों ने नोट भी किया है और बड़ी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो रामनगर से देहरादून के लिए ट्रेन चलने वाली है उसके उद्घाटन के लिए स्वयं रेल मंत्री जी भी आने वाले हैं, तो उस दिन ये सारी मांगें उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूरसंचार से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके लिए भी हम लोग करने वाले हैं। नेशनल हाईवे को और तेज़ी से, जो रामनगर से काशीपुर के बीच में जो कुछ गड्ढे हैं उनको जल्दी से भरने की भी बात की है, उस तरह के भी चीज़ों को कर रहे हैं। कॉर्बेट पार्क और वहाँ के आसपास जो इको टूरिज्म और पर्यटन की गतिविधियाँ हैं इनको और अच्छा करके, उनको और जनता के लिए सुलभ करके रामनगर में किस प्रकार से पर्यटन और बढ़ता रहे उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। दिल्ली से किसी सुपरफास्ट ट्रेन के लिए भी बात कर रहे हैं और मैंने जो पहले भी आप लोगों को कई बार कहा है कि जो लाल ढांग से चिल्लर खान का एक रास्ता था उसको हमने सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया है। अब हमारा अगला टारगेट कंडी मार्ग बनाने का, रामनगर से कोटद्वार होते हुए देहरादून को रास्ता जोड़ने का है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसमें हम विजयी भी होंगे और रामनगर से जिस दिन कोटद्वार का रास्ता बन जाएगा तो कोटद्वार की आर्थिकी भी, साथ में रामनगर की आर्थिकी भी बहुत बेहतर होगी। पूरा दोनों हमारे जो बड़े नगर हैं इन दोनों का भी विकास तेज़ी के साथ होगा और उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के अंदर से ही देहरादून से कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल जो हैं दोनों बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होंगे। इसलिए आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम हम लोग करने वाले हैं इसी प्रकार से रामनगर की जनता को और सहूलियतें मिले, इसके लिए हम पूरे प्रयास करते रहेंगे। मैंने बात की है ना, बताया आपको कि भाई हम लोग जो वन विभाग है उनके साथ ही बात करने वाले हैं। पूरे देश के जो टाइगर पार्क और जो इस तरह के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके रेट्स की भी एक बार हम लोग समीक्षा करके फिर देखेंगे, जो रास्ता को जरूर निकालेंगे। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में थाना पटरी पुलिस और हत्या के मामले में वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त गमछा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख आरोपी ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लग गई, उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान अजय बिंद निवासी मडिहान थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। दिनांक 24/5/2026 को थाना पटरी पर एक बालिका की हत्या के संबंध में एक अभियोग 135/26 नामजद अभियुक्त साजन उर्फ राजन बिंद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः साजन बिंद और अजय बिंद है। अजय बिंद को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से वो गमछा जिसके द्वारा गला घोंटकर बालिका की हत्या करी गई थी उसको बरामद किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 24/5/26 को समय करीब रात्रि 11:30 बजे
मुकदमा अपराध संख्या 135/26 में वांछित अपराधी अजय के बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यह अपराधी गोपालपुर तिराहा से कुटवा की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पडरी और उनकी टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इसके दाहिने पैर पे गोली लगी है। इसे जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित कोसी कला में आगामी 2 दिन बाद मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार और ब्रज 84 कोस परिक्रमा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने को लेकर नगर की आर्य समाज धर्मशाला में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मथुरा ने की, जिसमें दोनों समुदायों के समाज सेवी, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सभी से त्योहार के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक पोस्टों से दूर रहे और कोई भी व्यक्ति अनगढ़ टिप्पणी ना करे। यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणी सामने आती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। नगर पालिका परिषद ने साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था के विशेष इंतजाम कर भरोसा दिया, जबकि बिजली विभाग ने त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी अपील की। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।